हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीपीएससी का या प्रीवियस क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम 1992 से लेकर 2019 में जितने भी बीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन हम सारे देख रहे हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है। आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो आज हम बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे, मतलब कि हमारा पॉलिटी का क्लास है। तो ये इसमें 185 से प्लस क्वेश्चन है। तो हम सारे एक वीडियो में सारे क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, करने की कोशिश वैसे करेंगे। और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम वीडियो 2 पार्ट में कर देंगे। तो आइए हम बिना देरी का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो मेरे आए उससे आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बीपीएससी का सीरीज चलता रहेगा और न्यू जो 69 का जो बीपीएससी का आने वाला है वो भी हम उसका भी सीरीज लेके आएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहिए, ऐसे आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जिसको से आपको क्या है कि दूसरे एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा मिलता है। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि तो जो हमारा संविधान है, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसी दिन क्यों किया गया था, ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए इस दिन इसलिए किया गया क्योंकि जो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मनाया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारत के जो संविधान में है 22 भाग है, 12 सूचियां हैं और 395 प्लस अनुच्छेद है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 395 अनुच्छेद, 12 भाग और 22 भाग और 12 सूचियां हैं। तो इसमें यही हमारा मिला, क्योंकि भाग 22 है और 12 सूचियां तो इन तीनों में से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान में लगभग कितने आर्टिकल्स हैं, मतलब कि अनुच्छेद। तो आर्टिकल्स तो 395 है, मतलब कि 400 से प्लस है, सॉरी 495 है। तो 400 से प्लस आर्टिकल है भारतीय संविधान में। तो ये बढ़ते रहते हैं। तो और ऑप्शन देख लेते हैं। तो 400 से अधिक आर्टिकल हम देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है इसमें, तो आइए मिलान करते हैं। जो संघीय सूची है, तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ दी गई है, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ दी गई है और संवर्ती सूची में 47। तो अभी चेंज हो गया, तो आप एक बार एग्जाम जाइए देने के लिए तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा संघीय सूची में कितने विषय है और राज्य सूची में कितने विषय हैं, क्योंकि ये शो हो गया है अभी और ये दोनों भी चेंज हुआ। तो आप एक बार जब जाइएगा एग्जाम देने तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 1 3 2 ए सी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न शब्दों पर विचार करना है। तो निम्न शब्दों पर ये विचार करते हैं हम। तो पहले क्या आएगा, तो पहले आ जाएगा हमारा सार्वभौम, फिर उसके बाद आता है समाजवादी, फिर उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष, फिर ये आता है हमारा प्रजातंत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप प्रस्तावना जब पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो पहले इसमें सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक करके उसमें दिया हुआ है। तो हम भारत के लोग भारत को, तो आप प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए। अगर आपको प्रस्तावना की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो प्रस्तावना में बस एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसमें कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक 3 शब्द जोड़े गए थे। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए। अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है या राज्य के नाम बदलना है या सीमा उसकी आगे पीछे करनी है, बड़ा छोटा करना है,
तो इसमें आपको सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उसमें बहुमत कितना चाहिए था, साधारण, या तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो ये सब में बहुमत साधारण चाहिए। एक देखते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। बता रहा है इसमें कि उस मौलिक अधिकार के बारे में बताइए जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं है। तो कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य जो कि सिर्फ हमें प्राप्त है, भारत वाले को, भारत जो नागरिक है, और जो भारत का नागरिक नहीं है उसे ये सुविधा नहीं मिली है। तो हमारा इसमें हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह केवल भारत वाले को प्राप्त है, भारत के नागरिक वाले को। कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता दोनों को प्राप्त है, या फिर वो भारत का हो या विदेश का हो, किसी का भी हो, तो कानून के समक्ष समानता ये दोनों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अल्पसंख्याओं के अधिकार, अल्पसंख्याओं के अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये गैर भारतीय को भी प्राप्त है। तो हमारा इसमें पूछा है कि भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक को नहीं, तो भारतीय नागरिक को 1 और 3 प्राप्त है। तो 1 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किसके तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो 79 का समक्लोज ए या 1 कहता है कि जो हमारा भारत का झंडा है वो हम अपने भवनों के ऊपर फहरा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था जो कि 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और शिक्षा का अधिकार भी बाद में जोड़ दिए गए हैं 2010 में। तो हमारा ये भी क्या है, मौलिक अधिकार है। काम का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मकान का अधिकार भी मौलिक अधिकार नहीं है। आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं लेकिन काम करना ये हमारा मौलिक अधिकार तो है, लेकिन ये नहीं कोई भी काम। तो हमारा 1 और सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो दोनों होना चाहिए, तो इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो हमारा जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, तो उसमें कौन कौन से हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा 39 समक्लोज 1 में है। तो समान वेतन के लिए तो ये क्या है हमारा, आपको पता है कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वो 12 से लेकर 35 है और 36 से लेकर हमारा 51 तक मौलिक नीति निर्देशक तत्व है और 51 में हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो हम जब जितना 36 से ऊपर आएगा तो सब मौलिक नीति निर्देशक तत्व में आएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो नीति निर्देशक तत्व का है, और समान नागरिक संहिता भी नीति निर्देशक तत्व का है। छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो 1 और हमारा 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो जब हमारा भारत का संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उन्हीं के समय में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन करके स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर 4 का में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है और अनुच्छेद 51 के ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल कर्तव्य का भाग नहीं है मूल संविधान का। तो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, जैसे कि इसमें देखिए दिया हुआ है
भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण भारत के भाग 4 का के 51 का के तहत दिया गया है। इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के जो राष्ट्रपति है अपनी शक्तियाँ का प्रयोग कैसे करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियाँ का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन होता है। अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं हो या भारत के राष्ट्रपति कहीं गए हो छुट्टी में और भारत का राष्ट्रपति का कोई जरूरी काम है तो उसे तो उपराष्ट्रपति करता है, अगर राष्ट्रपति के अनुपस्थित में। लेकिन अब उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस पद को भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो संभालेगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो श्रीमती जो प्रतिभा पाटिल है ये भारत की पहली राष्ट्रपति महिला बनी थी। तो भारत की जो पहली राष्ट्रपति महिला थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और ये बनी थी राष्ट्रपति 13वें नंबर की। तो ऑप्शन नंबर 13वां हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी वो हमारी आदिवासी महिला में प्रथम है, लेकिन अगर सिर्फ महिला में पूछा है राष्ट्रपति तो वो दूसरे नंबर की हो गई और आदिवासी जोड़ देगा तो पहले नंबर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जैसे कि अगर एक आपने विधेयक लाया है और संसद में प्रस्तुत कर दिया तो कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाएगा। तो हमने जो संसद में लाया तो वहाँ से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, वो अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो एक अधिनियम बन जाता है। तो हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। जो मोहम्मद हाशिम अंसारी थे वो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारत संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भारत में क्या है, संसद के नहीं भी सदस्य रहते हैं फिर भी वो उसमें भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ये भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है। तो हमने पीछे आपको बताया अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। जैसे कि आप एक विधायक हैं और वो जब पार्लियामेंट मेंबर हैं तो आप वहाँ पे 2 महीने अगर गायब रह गए, 60 दिन तक आपको उपस्थित होना है और 60 दिन तक आप उपस्थित नहीं हुए तो आपकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जितने भी हीरो हीरोइन जितने भी पार्लियामेंट मेंबर जो बनते हैं वो 2 महीने के पहले एक दिन जरूर चक्कर लगा के आते हैं ताकि उनकी सदस्यता ख़त्म ना हो। तो 2 महीने के बीच में मतलब कि 60 दिनों के अंदर हमें एक बार भी कम से कम जाके अपना हाजिरी लगाना होता है, नहीं तो सदस्यता चली जाती है। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में कितनी मतलब सीटें होती हैं, कितने मनोनीत करते हैं। तो 12 तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है राज्यसभा में और ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा है। 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसमें नो डाउट है। और 250 हो जाएंगे सदस्य। राज्यसभा में 250 सदस्य टोटल हैं जिसमें कि 1200 यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए राइट आंसर। और देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो हमारे जो संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। जो हमारा राज्यसभा ये कभी भंग नहीं होता है, ये
हर 2 वर्ष में 1/3 क्या सदस्य की मतलब कि दूसरे सदस्य को चुन जाते हैं, और एक सदस्य क्या होते हैं अपना उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये कभी भंग हो नहीं सकता राज्यसभा, तो आप ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया कौन सभा है जो भंग नहीं होता, तो राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं करता है? तो जो हमारा राज्यसभा है उसका अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राज्यसभा राइट आंसर। उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति के पदेन सभापति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति वो जगदीप धनखड़ है, तो वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष बन गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं मतलब कि गलत बताना है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये तो हमारा सही है। धन विधेयक जब आता है तो उसमें राज्यसभा का उसमें कोई पावर नहीं है। अगर राज्यसभा उसको नहीं पास करता है तो 14 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। जो धन विधेयक की शुरुआत है वो लोकसभा हमेशा शुरू करती है, और लोकसभा ही उसका हेड माना जाता है। राज्यसभा की उसमें कोई भूमिका नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। और देख लेते हैं नेक्स्ट। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, तो ये भी हमारा सही है। मैंने पीछे भी आपको बताया कि 14 दिन तक अगर वो नहीं अपनी सहमति देते फिर वो विधेयक पास माना जाता है। ये धन संपत्ति के बारे में सिर्फ दिया हुआ। तो मनी बिल हमारा अनुच्छेद 110 में है मनी बिल के बारे में, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। बी होना चाहिए राइट आंसर। तो बी हमारा राइट आंसर है क्योंकि ऑप्शन नंबर ई नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। पहले क्या था 2011 में, ये 2011 से पहले जितने भी थे बीपीएससी का क्वेश्चन उसमें ऑप्शन ई नहीं था, लेकिन बहुत से ऐसा क्वेश्चन होता था जिसमें कि 2 सही हो जाते थे ऑप्शन, तो आयोग क्या एक आंसर मारता था। तो लोग ऐसे में क्या होता था, लोग बोलते थे कि आपका क्वेश्चन गलत है, तो निरस्त करना पड़ता था आयोग को बार बार क्वेश्चन। इसलिए उन्होंने ऑप्शन ई लगा दिया ताकि उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ऐसे में क्या है क्वेश्चन को रद्द नहीं करना पड़ता, अगर 2 भी सही होता तो फिर आपको ई लगाना पड़ता है। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो धन विधेयक लोकसभा से पेश किया जाता है, तो ऑप्शन में हमारा ए होना चाहिए राइट आंसर। राज्यसभा भी कर सकता है ऐसा नहीं, तो सी होना चाहिए। देखते हैं ए हो जाएगा। राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नहीं। धन विधेयक जो धन विधेयक होता है मनी बिल वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और अगर वो जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के सहमति से आता है, और लास्ट में राष्ट्रपति को उस पर साइन करके उसे पास करना ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और धन विधेयक है कि नहीं है इसका निर्णय लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर वो लेते हैं। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जो लेखानुदान है वो बना है इसलिए कि जो बजट पारित में लंबित हो जाता है तो उसके कारण जो निधि का आवंटन वो हो सके, तो सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है वो लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही नहीं हमें ये बताना है। सही नहीं बना। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो ये हमारा सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें कि आप अपील कर सकते हैं, तो ये भी हमारा राइट है। अगर आप कोई केस हार गए हैं हाई कोर्ट से तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वोच्च न्यायालय का कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय का अदालत में न्याय, हाँ ये हमारा डी हो जाएगा। इसमें हमारा गलत क्या है, सी हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट मार्शल वो उच्च न्यायालय में तो कर ही सकते हैं सुनवाई, लेकिन अन्य अदालतें में भी कर सकते हैं।
तो हमारा डी सी हो जाएगा राइट आंसर। केवल नहीं है तो गलत हमारा हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का पूछे तो राज्यपाल और केंद्र सरकार का पूछे तो राष्ट्रपति। तो आप ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में चलित न्यायालय जो मोबाइल कोर्ट है इसका मानस पुत्र है, जो भारत में चलित न्यायालय है इसका जो मानस पुत्र वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो हमारा जो आपातकाल है वो 3 तरह के होते हैं। 101 तो है 352 में, 356 में और 360 में। तो ये तीनों हमारा इमरजेंसी है, आपातकाल है। तो 352 में क्या है कि 352 है राष्ट्रपति आपातकाल और 356 में है राष्ट्रपति आपातकाल और 352 सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल है। तो 352 बोले तो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 बोले तो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो इसमें हमारा राष्ट्रीय आपातकाल पूछा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल ऑप्शन नंबर ए 352 में हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 बार लगाया गया है और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगा दिया गया है, और जो हमारा वित्तीय आपातकाल है वो अभी एक बार भी नहीं लगा है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसमें बोला जा रहा है कि केंद्र और राज्य की जो व्यवस्थापिका हैं उसको जो मतदान की जो उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये संविधान संशोधन 61वां था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो वोट देने का हमारा 21 वर्ष था उससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जगह राइट आंसर। राजीव गांधी के समय में ये हुआ था, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो वही क्वेश्चन है जो कि रिपीट करके पूछा है घुमा के। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, तो ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या क्या है? तो हमारी सरकारी भाषाएं हैं जो कि 18 नहीं है, 18 से ज़्यादा है कि 22 भाषा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाना चाहिए क्योंकि 22 किसी ऑप्शन में है नहीं। तो ये 2008 का क्वेश्चन है इसलिए उस समय के हिसाब से 18 है, लेकिन अभी ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि 22 भाषा हमारे संविधान में है 8वीं सूची में। तो देखिए 92 संविधान संशोधन 2023 से पूर्व भारत की जो 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। तो 22 हमारा है। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये था बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने कहा था जो भारत का ग्राम है उसको 3 स्तरीय प्रणाली में बांट दीजिए। तो बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पंचायती राज या ग्रामीण स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय वो प्रणाली है वो कौन लाया? तो बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा केंद्रीय व्यवस्था के लिए शासन में नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। त्वरित निर्णय तो है, लचीलापन है, कानून की एकरूपता भी है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श ये हमारा केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए वही क्वेश्चन घुमा के पूछा जो हमने पीछे भी देखा त्रिस्तरीय वाला। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की? तो उन्होंने तो त्रिस्तरीय बोला था बलवंत राय मेहता ने।
और जो अशोक मेहता है उन्होंने कहा था 2 स्तरीय सरकार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज में 2 स्तरीय सरकार के जो सुझाव दिया था वो अशोक मेहता ने दिया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल होती है तो वो प्रशासनिक पदाधिकारी हमने अभी पीछे देखा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है जैसे यह उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा, जाति की संख्या कितनी होती है, तो ये आप स्किप कर दीजिए, ये चेंज हो गया है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सूचना परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सूचना परिषद का जो अस्थायी सदस्य नहीं है वो है जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन है जो कि यूएन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो जो चीन की समाचार एजेंसी है उसका नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, न्यू चाइना न्यू एजेंसी। किस देश की सरकार ने सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक फ्रांस होना चाहिए, देख लेते हैं। फ्रांस, देखिए फ्रांस की जो है, फ्रांस की सरकार ने की रिपोर्ट को, सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में कहाँ हुई थी? ये भी आप याद रखिए, जो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब? तो अगस्त 1987 में हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी ये बताना है, तो बेंगलुरु में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, बेंगलुरु। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी 1965 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949। आप अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हमने देखा उसमें लिखा हुआ है 26 जनवरी 1949 को क्या क्या अंगीकृत किया गया है। लेकिन लागू पूछिए तो लागू होगा 26 जनवरी 1950। तो अंगीकृत बोले तो 26 नवंबर 1950, और जब पूछे कि भारतीय संविधान को प्रथम बार कब लागू किया गया तो वो तब हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को जब इसे अंगीकृत किया था उसी दिन को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1950, तो 26 नवंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया वही क्वेश्चन है, बस उसमें अपनाया गया है उसमें दे दिएगा, मतलब ये क्वेश्चन दूसरा है शायद। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था, नहीं संविधान सभा द्वारा। ये पूछना चाह रहा है कि जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटिश शासन के लिए नहीं, भारतीय शासन का नहीं, तो आपको पता संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए। तो इसमें हमारा पहले आएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना कैसे होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी की धर्मनिरपेक्ष, इस तरह से हमारा भारत का प्रस्तावना लागू शुरुआत होती है। शुरुआत में इससे पूछा प्रस्तावना कैसे आरंभ होती है, तो हम भारत के लोग शब्दों से। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी ऐसे करके प्रस्तावना लागू होता है। भारतीय प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जो भारत का जो प्रजातंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित, किस तथ्य पर?
तो जनता क्या है, सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार रखती है। जैसे हम वोट देते हैं तब सरकारें बनती है, और हम चाहें तो उन्हें वोट ना देके उन्हें हटा भी सकते हैं। तो इसलिए ये प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ऐसा तो नहीं कि संविधान में लिखित है कि प्रजातंत्र है तो बस वही है, या मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, ये भी ऐसा नहीं है। तो हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। संघीय है कि भारत का एक राज्य का संघ है, तो इस तरह से ये संघीय है। और इसमें भावना में क्या है, एकात्मक है। जैसे कि कोई बोलता है कि आप कहाँ से, तो हम भारत से हैं, ऐसा बोला जाता है, हम भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10 10 10वीं और 10 दल बदल। तो जो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची वो दल विरोधी कानून से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है। जो भूमि सुधार है वो राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और अनुसूची 7 में दिया गया है जो संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 तरह की सूची, 4 तरह की सूचियाँ हैं, जो कि एक है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अपशिष्ट सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है कानून, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य की सरकारें बनाती है कानून, और अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं उसमें जितनी भी कानून होती है बची हुई वो केंद्र सरकार बनाती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता किस चीज़ में नहीं प्राप्त कर सकते? अगर जन्म द्वारा होता है तो हाँ, अगर हम भारत में हमारा जन्म होता है, हम भारत के लोग हैं, तो जन्म के द्वारा हमें नागरिकता प्राप्त हुई है। अगर आपको नागरिकता लेने के लिए कुछ तो करना नहीं पड़ा है, आपको जन्म के आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त है। जन्म के आधार पर तो नागरिकता मिलती है। देशीकरण द्वारा भी नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भूभाग को सम्मिलन द्वारा, अगर आप जैसे कि कोई दूसरा देश भारत सरकार ने जीत लिया, जैसे कि पाकिस्तान को ही मान लीजिए, वहाँ को जीत को उन्होंने भारत का राज्य बना लिया, तो वहाँ के जितने भी जो नागरिक है सब भारत के नागरिक हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या, भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो धन जमा करके नागरिकता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके द्वारा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। अगर आपका मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है या आपका मौलिक अधिकार को क्षति पहुँचे है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हम वही हमारा क्या है, इसकी रक्षा करता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। वीडियो की लंबा ना बन जाए, आज लगता है एक ही 100 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन कल कर लेंगे। 200 क्वेश्चन ही है तो 2 पार्टी से बनाते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान की गई? तो हमने पीछे भी बताया कि मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। और प्राइवेसी जो हमारा अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सारे क्वेश्चन देखिए बीपीएससी ने पूछे हुए देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीपीएससी ने कब कौन सा क्वेश्चन पूछा, डेट के साथ इनसे बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? तो हमारा पहले संपत्ति का अधिकार था जो कि मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और उसे कानून अधिकार बना दिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारा कौन सा नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ये भी पूछता है कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो कब मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं? तो जो संवैधानिक उपचारों में जो पोस्टमार्टम कहते हैं किसे? अधिकार परीक्षा को। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अधिकार परीक्षा में क्या होता है? जो संवैधानिक उपचार में पोस्टमार्टम इसे कहा जाता है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो एक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श वर्णित है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और 36 से लेके 51 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद तक है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है?
पंचायती राज के अनुच्छेद 40 में आता है। तो अनुच्छेद 40 हमने अभी बताया आपको 36 और 51 के बीच जितने भी ये सब नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो 40 हमारा इसमें में तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में क्या है? पंचायती राज है, अनुच्छेद 40 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो मौलिक अधिकार से किस तरह से अलग है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या परिवर्तनीय है। अगर नीति निर्देशक तत्व में क्या आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार अगर आपका झन हो रहा है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मैंने पीछे आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य भाग 4 के काम में जोड़ दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन के 10वें आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन के जो 10 आचार आदेश के नाम से जाना जाते हैं वो मौलिक कर्तव्य को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है पूछा है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है। मौलिक कर्तव्य में क्या है कि आपका कर्तव्य बनता है, जैसे कि झंडा को हम नीचे ना फेंके या झंडा को गंदा ना करिए, हमारा कर्तव्य बनता है। ये जो हमारा पुरातात्विक जो विरासत है उसे हम गंदा ना करें, उसे तोड़े नहीं, उसे संभाल कर रखिए, ये सब हमारा कर्तव्य है। ऐसे थोड़ी ना कि आप अगर झंडा को फेंकनी तो आपको कोई कानून अपराध तो नहीं होगा, आपको कोई जेल तो नहीं डालेगा, लेकिन वो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसे सम्मान दें। तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक हिस्सा नहीं होता, ये गलत है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा तीनों मिलकर संसद बनता है, संसद का हिस्सा है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, तो संसद में बैठता नहीं है। तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। संसद का हिस्सा होता है लेकिन संसद में वो नहीं बैठते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही किया जाता है। एकल हस्ताक्षर मत प्रणाली द्वारा, हाँ, खुला बैलेट द्वारा ये नहीं। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई है नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा दोनों। बी और सी सही होगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई लेकिन फिर भी सही हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन तो नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता, सॉरी। ये तो अनुमानित मत प्रणाली द्वारा था, तो ये दोनों हमारा सही है, ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कौन सौंपा जाता है? चुनाव करवाता है कौन? तो चुनाव तो करवाता है चुनाव आयुक्त, लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये विवाद सौंपा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में उनके द्वारा एक बिल लाया जाता है कि महाभियोग चलाया जाता है, उस महाभियोग के थ्रू राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और महाभियोग चलाने से पहले, उनको हटाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा के अधिकारी कौन से हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं वो मंत्रिमंडल के सचिव बनते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियाँ को किसमें निहित होता है? जो भारत के संविधान में जो केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल ही पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल हमारा 352 में है और राष्ट्रपति शासन बोले तो 356 में हो जाएगा और वित्तीय आपातकाल बोले तो
360 हो जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर शासन लगाना होगा तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर लगा सकते हैं, बाह्य आक्रमण होगा तब लगा सकते हैं, और युद्ध के आधार पे। तो तीनों हो जाएगा हमारा, ऊपर वर्णित सभी कारणों पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो मुख्यमंत्री, राज्य में बोला ना, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसमें राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। तो गवर्नर की सिफारिश पे राज्य में इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, गवर्नर। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। जो भारत का संविधान है वो भारत के राष्ट्रपति को क्या चीज़ का अधिकार नहीं देता है? तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये भारत के राष्ट्रपति का काम नहीं है, क्योंकि भारत के मुख्यमंत्री चुनाव के थ्रू, वोट के थ्रू आते हैं, और उनको जैसे कि विधानसभा के सदस्य लोग चुनते हैं। तो हम विधानसभा को वोट देते हैं, विधानसभा के लोग हुए जो कि अपना मुख्यमंत्री चुनता है। तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ये राष्ट्रपति का नया काम नहीं है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, मतलब कि उनको पोस्ट पर दिलाते हैं वो, मतलब कि उनको जो शपथ दिलाते हैं वो प्रधानमंत्री दिलाते हैं। प्रधानमंत्री तो नहीं दिलाते, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वह, तो वो क्षमा तो कर सकते, जैसे कोई जैसे क्षमा याचना कर सकता है, जैसे कि किसी उम्र कैद की सजा हुई तो वो राष्ट्रपति के जाके क्षमा याचना कर सकता है। क्षमा याचना तो राष्ट्रपति का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना तो ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। आपातकाल की घोषणा करना तो राष्ट्रपति करते हैं। अध्यादेश जारी भी राष्ट्रपति करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति का काम नहीं है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति वो राजेंद्र प्रसाद थे, और राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे। इसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये बिहार के निवासी थे। कौन सा कथन असत्य है? तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो अगर आप राष्ट्रपति के पद चाहिए तो आपको 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो ये हमारा सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये हमने पीछे भी देखा, जो उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये भी हमारा सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता, ये राज्यसभा के लोग चुने जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये हमारा सही है। इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा गलत आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमने पीछे देखा उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री मुख्य तो वो केंद्र सरकार के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और राज्य का मेन पूछे तो तब होगा मुख्यमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी किसके होते हैं? जो संघीय मतलब केंद्र होता है, केंद्र मंत्रिमंडल के जो मंत्री उत्तरदायी होते हैं वो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। मंत्रिमंडल उत्तरदायी किसके होते हैं? तो मंत्रिमंडल उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। तो राष्ट्रपति के प्रति नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, संसद के प्रति हो सकता है, मानव को इसको ही आंसर, स्पीकर के प्रति नहीं। तो लोकसभा के प्रति होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। तो जो कार्यपालिका वो विधायिका के अधीन रह के कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए हम 91 क्वेश्चन रखते हैं, फिर आगे का हम वीडियो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 88 क्वेश्चन इसमें है और 9 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन के लगभग कल हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 91 क्वेश्चन करके आज कंप्लीट करते हैं क्लास। कल का वीडियो में आपको ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा इसके आगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अब वीडियो का ये जो PDF है आपको नेक्स्ट पार्ट 2 बन की वीडियो, आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको सारे क्लास की PDF मिल जाता है, तो आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए।
और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसका मैंने बहुत से क्लास लिए हैं, 3-4, जैसे साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, बहुत क्लास लिया हुआ है बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन का। तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे क्लास मिल जाएंगे जो कि बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।